देश एससीओ के माध्यम से चीन दुनिया को, यूरोप को और अमेरिका को दे रहा है। आइस ब्रेक हुई है शी जिनपिंग और नरेंद्र मोदी के बीच में। भारत को विकसित राष्ट्र बनना है तो उसको चीन के साथ अपने रिश्तों को बहुत बेहतर करना पड़ेगा, अपने राष्ट्रवाद को मोड़ के जेब में रखना पड़ेगा। ये बकवासबाजी बंद होनी चाहिए पूरी तरीके। इससे भारत के रिश्तों पर असर पड़ता है। हमें भूलना पड़ेगा कि चीन ने किस तरीके से हमारे प्रति शत्रुता का व्यवहार किया था। एक तरफ भारत के लोग चाहते हैं कि पाकिस्तान की मदद करने वाले चीन को लाल आंख दिखाई जाए और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी चीन की धरती पर जाकर शी जिनपिंग से कहते हैं भारत और चीन दोनों आतंकवाद के शिकार हैं। सवाल यह है कि यह कूटनीतिक जीत है या फिर झुकाव है। आज हम बात करेंगे एससीओ समिट की, जहां प्रधानमंत्री मोदी ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति पुतिन जैसे नेताओं से मुलाकात की। भारत ने चीन की धरती से आतंकवाद की निंदा तो करवाई, लेकिन विपक्ष का कहना है कि मोदी जी ने पाकिस्तान और चीन की मिलीभगत पर एक शब्द भी क्यों नहीं बोला। कांग्रेस का कहना है कि मोदी ने कहा कि भारत और चीन दोनों ही आतंकवाद के शिकार हैं। अगर यह हाथी का ड्रैगन के सामने झुकना नहीं है तो और क्या है। कांग्रेस ने आगे कहा कि इससे भी बड़ी राष्ट्र विरोधी बात यह है कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी बातचीत में चीन की पाकिस्तान के साथ ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मिलीभगत पर एक शब्द भी नहीं कहा। लेकिन सवाल वही है कि भारत की विदेश नीति किस दिशा में जा रही है। क्या चीन की जमीन से आतंकवाद और पहलगाम की निंदा भारत की कूटनीतिक जीत है या भारत कहीं समझौता कर रहा है। क्या भारत की विदेश नीति मजबूत है या कमजोर, इसी पर करेंगे चर्चा। नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्येंद्र का खास शो आशुतोष की पैनी नजर, जहां आशुतोष जी खबर की खबर लेकर असली खबर बताते हैं। अब वो जो अटकलें चल रही हैं कि जीत है हार है, आशुतोष जी उसको पूरा अभी अपने विश्लेषण में समझाएंगे। आशुतोष सर। देखिए अंकुर, इस पूरे मामले को तीन संदर्भों में समझने की जरूरत है। पहला संदर्भ तो यह है कि भारत और अमेरिका के बीच के रिश्ते बहुत खराब हुए। दूसरा, भारत और चीन के रिश्ते भी पिछले दिनों बहुत खराब हुए हैं ऑपरेशन सिंदूर के संदर्भ में। तीसरा, चीन और अमेरिका के रिश्ते भी बहुत खराब हुए हैं। अब इन तीनों ये जो तीन घटनाएं हैं, तीन जो संदर्भ है, जब इनको हम जोड़ कर देखेंगे तब भारत की कूटनीति अंतर्राष्ट्रीय मंच पर और एससीओ में भारत की भागीदारी हमें समझ में आएगी। और मैं एक शब्द में इसको दोहराता हूं, वो ये कि ये मजबूरी है। ये दरअसल मजबूरी की कूटनीति है, इसके अलावा ये कुछ नहीं है। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि दरअसल भारत और अमेरिका के बीच के जो रिश्ते हैं, उसने दरअसल भारत को मजबूर कर दिया कि आप कुछ भी हो जाए, कोई भी ह्यूमिलिएशन हो, लेकिन आपको चीन के पास जाना जरूरी है। और अगर आप चीन के पास नहीं जाएंगे तो भारत के व्यापार का भी नुकसान होगा और भारत के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो छवि है उसको भी नुकसान होगा और भारत दुनिया के नक्शे पर अलग थलग पड़ जाएगा। क्योंकि चीन भारत की पहली प्राथमिकता कभी नहीं थी। कम से कम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो सरकार है उसके संदर्भ में अगर चीजों को देखें तो उन्होंने बहुत कोशिश की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, और दुनिया को बताने की भी कोशिश की कि देखिए भारत और अमेरिका तो स्वाभाविक देश है, दोनों एक डेमोक्रेसी हैं और नरेंद्र मोदी और ट्रंप के बीच के जो रिश्ते हैं वो तो बहुत ही अच्छे रिश्ते हैं, वो दोस्ताना रिश्ते हैं। लेकिन ट्रंप ने दूसरे टर्म के बाद जिस तरीके से भारत का अपमान करने की कोशिश की और जिस तरीके से नरेंद्र मोदी को स्नप करने की कोशिश की है, एक तरीके से उनका भी अपमान करने की कोशिश की है और जिस तरीके के टर्म्स वो डिक्टेट कर रहा है, जिस तरीके से भारत के ऊपर 50% का उसने टैरिफ लगाया है, जिस तरीके से भारतीयों को हथकड़ी बेड़ी लगाकर भारत भेजा है, और इस तरीके के बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं। और लगातार जो उनके नंबर टू कह लें, जो उनके व्यापार के सलाहकार है पीटर नवैरो, आज भी उनका जिस तरीके से बयान आया कि दरअसल ये जो भारत के जो ब्राह्मण शब्द का इस्तेमाल किया है, भारत के ब्राह्मण दरअसल रूस से जो ऑयल मिल रहा है उससे प्रॉफिटियरिंग कर रहे हैं और भारत के लोगों को एक तरीके से इग्नोर कर रहे हैं। तो ये पूरा जो संदर्भ है, ये पूरा संदर्भ भारत को मजबूर कर दिया है, नरेंद्र मोदी की सरकार को उसने मजबूर कर दिया है कि आप अमेरिका के ऊपर बहुत उम्मीद ना करें। अगर चीजें ठीक है तो ठीक हो जाए, नहीं तो आपको चीन के पास जाना पड़ेगा। तो पहला संदर्भ ये। दूसरा संदर्भ ये कि अमेरिका और चीन के बीच के रिश्ते भी पिछले दिनों बहुत खराब और होस्टाइल हुए हैं। हालांकि बीच में अब एक थोड़ी सी दूरी बनने के बावजूद भी कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ खड़े होने की कोशिश, जिसको पीसफुल कोएग्जिस्टेंस कहते हैं, कोशिश दिखाई पड़ रही। दोनों के बीच में व्यापार को लेकर एक तरीके से जबरदस्त तरीके से होड़ है, दुनिया का सुपर पावर अगला कौन होगा इसको लेकर होड़ है। और
अमेरिका इस बात को अच्छी तरीके से जानता है कि अगर चीन जिस गति से जिस तरीके से प्रगति कर रहा है, अगर ऐसे ही प्रगति करता रहा तो चीन की अमेरिका की बादशाहत पूरी तरीके से खतरे में पड़ जाएगी। इसलिए अमेरिका की पूरी कोशिश होगी कि चीन की प्रगति विकास को वो किसी तरीके से रोके। ये दूसरा संदर्भ है। तीसरा संदर्भ जो है वो भारत और चीन के बीच के रिश्ते भी पिछले दिनों बहुत बिगड़े हैं, खासतौर पर 2020 में जब गलवान घाटी में भारतीयों पर हमला हुआ, भारत की सीमा में घुसे और 20 भारत के जवान शहीद हुए थे। उसके बाद हमारे रिश्ते लगातार खराब होते चले गए सीमा विवाद को लेकर। हम लगातार ये प्रिटेंड करते रहे कि दरअसल चीन तो हमारे सामने कुछ भी नहीं है। हमारे यहाँ जिस तरीके से टीवी चैनल्स पे चलने लगा, भारत जब कुछ कहता है तो चीन कांपता है, ड्रैगन कांपता है, थर-थर कांपता है, इस तरीके की बकवासबाजी, बेवकूफी की बातें जो हिंदुस्तान के टीवी चैनल्स ने दिखाई, उनको तो शर्म आनी चाहिए इस तरीके की बातों को। उसका भी एक बड़ा कंट्रीब्यूशन है भारत और चीन के रिश्तों में खराबी होने का। लेकिन असली बात ये थी कि भारत के ऊपर चीन अपना प्रभुत्व और वर्चस्व जमाना चाहता है और वह भारत को यह बताना चाहता है कि एशिया में एक ही नंबर 1 पावर हो सकता है और कम से कम भारत को चीन का वर्चस्व, चीन का प्रभुत्व स्वीकार करना पड़ेगा, जो भारत स्वीकार करने के लिए तैयार है। अगर इन 3 संदर्भों को हम देखें तब एससीओ के अंदर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो मुलाकात है वो समझ पाएंगे। पहली बात तो हमें ये समझनी पड़ेगी कि दरअसल ये कोई शिखर वार्ता नहीं है, कि बायलैटरल डायलॉग भारत और चीन के बीच की नहीं, नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति के बीच कोई बायलैटरल टॉक नहीं है। ये एससीओ समिट है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का भारत कोई मौलिक या पुराना सदस्य, संस्थापक सदस्य नहीं है। भारत 2017 में इसका सदस्य बना था, जबकि शंघाई कोऑपरेशन जो है वो शंघाई 5 के नाम से 1996 में या 1997 में बना था और वो आगे बढ़ के अब उसमें 10 सदस्य हैं, जिसका भारत एक सदस्य बना है। भारत और पाकिस्तान 2017 के आसपास उसके सदस्य बने हैं। तो ये एक एससीओ समिट है। ये पाकिस्तान, ये माफ करेंगे, ये चीन का शो है, ये चीन का मेगा शो है और चीन अमेरिका को और दुनिया को इस टैरिफ वार के समय में ये संदेश दे रहा है कि चीन के साथ अब दुनिया के बहुत सारे देश आने लगे हैं। हम एक सुपर पावर हैं, हम अमेरिका के बरक्स एक सिक्योरिटी अम्ब्रेला बना रहे हैं, एक इकोनॉमिक अम्ब्रेला बना रहे हैं। ये संदेश एससीओ के माध्यम से चीन दुनिया को, यूरोप को और अमेरिका को दे रहा है। भारत उसमें सिर्फ एक सहभागी मात्र है। एक अगर ये कहे तो हमें बुरा लगेगा, लेकिन भारत उसमें कैरेक्टर आर्टिस्ट के तौर पर ही है। उसके असली हीरो पुतिन है, उसके असली हीरो शी जिनपिंग है और ये दोनों मिलकर आज की तारीख में डोनाल्ड ट्रंप को आंख दिखा रहे हैं और उनको संदेश देने की कोशिश। उस संदर्भ में अगर हम देखेंगे तो हम एससीओ में भारत की जो भूमिका है उसको बहुत बढ़ा चढ़ाकर नहीं कहेंगे, सिर्फ इतना कहेंगे कि आइस ब्रेक हुई है शी जिनपिंग और नरेंद्र मोदी के बीच में। अब ये आइस ब्रेक के बाद रिश्ते किस दिशा में और कैसे आगे बढ़ेंगे ये देखने वाली बात होगी। आपने कहा कि चीन चाहता है कि भारत वो एशिया का सब सुपर पावर दिखे और कोई दूसरा कंट्री ऊपर ना बढ़े। भारत इसमें आपने कहा कि सहयोगी भी है, भारत गया भी है, मोदी जी उनसे मिले भी हैं और पीएम मोदी ने कहा कि चीन और भारत दोनों आतंकवाद के शिकार हैं। ये हालांकि जब विक्रम मिस्त्री से पूछा गया कि चीन आतंकवाद का कैसे शिकार है तो उन्होंने उतना उसको टाल गए वो, क्योंकि हाँ हल्के छोटे मोटे हमले साइड से होते रहते हैं लेकिन उनका ऐसा नहीं जैसा भारत का है। तो भारत के आत्मसमर्पण करके उनका सहयोग कर रहा है, क्योंकि विश्वगुरु तो पीएम मोदी थे। विश्वगुरु की छवि बहुत दिनों से खराब भी हो रही है। अब विश्वगुरु गए हैं तो जो छवि खराब हो रही थी ये और डेंट है छवि में। बन जाएंगे। देखिए, मौजूदा जो सरकार है, नरेंद्र मोदी की सरकार है, उनको ये समझना पड़ेगा कि अगर आज की तारीख में भारत को प्रगति करना है, भारत को विकसित राष्ट्र बनना है, तो उसको चीन के साथ अपने रिश्तों को बहुत बेहतर करना पड़ेगा। इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता है नहीं। उसको अमेरिका के साथ अपने रिश्ते सुधारने पड़ेंगे, इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता है नहीं। उसको यूरोपियन यूनियन के साथ अपने रिश्तों को बेहतर करना पड़ेगा, इसके अलावा कोई तीसरा रास्ता है नहीं। अब उस संदर्भ में आपको अपने राष्ट्रवाद को मोड़ के जेब में रखना पड़ेगा और अपनी जेब से राष्ट्रीय हित को निकालना पड़ेगा कि आपको वो काम करना पड़ेगा जिसमें देश हित हो, जिसमें नेशनल इंटरेस्ट हो। अगर चीन के साथ करीब आने से भारत सीमा विवाद में कमी हो सकती है, भारत और चीन के व्यापार संबंधों में बेहतरी हो सकती है, भारत को वो तमाम चीज इंपोर्ट एक्सपोर्ट में मिल सकती है जो आज भारत की अर्थव्यवस्था के लिए जरूरत है, तो भारत को अपना थोड़ा सा अपने संकोच को कम करते हुए चीन से अपने रिश्तों को बेहतर करने की कोशिश करें। मैं कई बार इस बात को कह चुका हूं कि जब भारत चीन से अपने रिश्ते बेहतर करता है तो हमारी सीमा पे जो तमाम तनाव है वो कम होगा,
आपको डिफेंस एक्सपेंडिचर में जितना खर्च करते हैं, लगातार चिंता में रहती है सरकार और देश, उसमें कमी आएगी। पाकिस्तान पर चीन का इन्फ्लुएंस होगा। चीन जो आतंकवाद हमारी जमीन पर करने की कोशिश करता है, उसमें थोड़ी सी उस पर दबाव डाल के उसको कम किया जा सकता है। और रूस से जो हमारे रिश्तों में जो दूरी आ रही थी उसको ठीक किया जा सकता है। तो ये भारत के लिए विन विन सिचुएशन है। और उसमें मैं कहता हूं, अगर जो राष्ट्रवाद के नाम पे जो झंडा लेके खड़े हो जाते हैं लोग, हमने तो ड्रैगन को पीट दिया, चीन थर-थर कांप रहा है, शी जिनपिंग की हालत खराब है, ये बकवासबाजी बंद होनी चाहिए पूरी तरीके। इससे भारत के रिश्तों पर असर पड़ता है, क्योंकि चीन का मीडिया लगातार भारत के मीडिया में चलने वाली इन खबरों को इस संदर्भ में सोचता है कि ये भारत सरकार के द्वारा स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है, और तब दोनों देशों के बीच में तनाव बढ़ता है। इसलिए मैंने कहा राष्ट्रवाद जरूरी हो सकता है भारतीय जनता पार्टी के लिए और मोदी सरकार के लिए, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है नेशनल इंटरेस्ट। और नेशनल इंटरेस्ट आज की तारीख में यह है कि भारत अमेरिका और चीन दोनों से एक साथ दुश्मनी मोल लेना अफोर्ड नहीं कर सकता है, करना भी नहीं चाहिए। और वैसे में भारत को चीन से अपने रिश्ते बेहतर करने चाहिए, और अगर उसकी थोड़ी बहुत अगर हमें जिसे कहते हैं एडजस्टमेंट अगर अपनी फॉरेन पॉलिसी में करना पड़े तो वो भी करना चाहिए। हम ये भूल जाएं कि इस चीन ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की मदद की थी। हमें भूलना पड़ेगा कि चीन ने किस तरीके से हमारे प्रति शत्रुता का व्यवहार किया था, क्योंकि हमारी जो महाभारत है या चाणक्य नीति है, उनमें साफ तौर पर कहा गया अगर आपका शत्रु आपसे बहुत ज्यादा ताकतवर है, बहुत ज्यादा शक्तिशाली है, तो आपको उससे अपने रिश्तों को बेहतर करना चाहिए और उससे अपने रिश्तों उसके साथ दोस्ती करनी चाहिए, और उस वक्त का इंतजार करना चाहिए जब आप अपने शत्रु से ज्यादा पावरफुल हो जाए, तब उससे लड़ें। आज की तारीख में हम चीन से लड़ लें और तो उससे हमें कोई फायदा होने वाला नहीं, उससे हमें नुकसान होगा। चीन की अर्थव्यवस्था आज की तारीख में दुनिया में बहुत पावरफुल है, भारत से कम 5 गुना ज्यादा बड़ी। उसका डिफेंस प्रिपेयर्डनेस भारत से कई गुना बड़ा है, और उसकी जो सामरिक क्षमता है वो भी बहुत ज्यादा है। वो अमेरिका को चुनौती दे रहा है, जबकि भारत सिर्फ $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी है। तो हमारा उनका कोई मुकाबला उस लिहाज से है नहीं। हम खामखा हवाई बातें करते रहे, खामखा हवा में उड़ते रहे, अपने को विश्वगुरु समझते रहे और कहे कि हम तो चीन को लाल आंख दिखा देंगे, ड्रैगन को हम पटक देंगे, पीट देंगे, जैसे हमने कहा इस्लामाबाद पे कब्जा कर लेंगे। ये तमाम बातें भारत की विदेश नीति को नुकसान करती। तो मैंने कहा ये मजबूरी की बात है। अब एक बात देखिए, ये जो एससीओ का है, ये भारत के साथ क्यों आएगा? क्योंकि जब ईरान पर हमला इजराइल ने किया और उस वक्त एससीओ ने एक रेजोल्यूशन पास किया जिसको भारत ने उसका समर्थन नहीं किया था, कि उसने इजराइल को कंडेम किया था। और ऐसे में जब पहलगाम में हुआ तब भारत चाहता था कि एससीओ की तरफ से एक रेजोल्यूशन प्रस्ताव पारित हो जिसमें वो पाकिस्तान को आतंकवाद के लिए जिम्मेदार ठहराए। एससीओ ने वो प्रस्ताव पास करने से मना कर दिया था। भारत आज की तारीख में अपने आप को क्वाड का सदस्य मानता है। क्वाड माने भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया, अमेरिका, ये 4 देश। ये क्वाड क्यों बना था? ये क्वाड दरअसल बना था चीन को एक तरीके से, चीन के बरक्स इस इलाके में, एक एशिया पैसिफिक के इलाके में एक सिक्योरिटी अम्ब्रेला खड़ा करने के लिए। आप क्वाड के मेंबर हैं जो चीन के खिलाफ है, आप एससीओ के मेंबर हैं जो अमेरिका के खिलाफ है। तो ये दो नाव पे सवारी नहीं चल सकती। इसलिए मैंने कहा भारत को बहुत संभल के चलना पड़ेगा और कुछ अपनी विदेश नीति में एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर बात वही है जो आशुतोष जी ने कहा।